जी, सबने ज्वाइन कर लिया। जी ऑलमोस्ट कर लिए, 10 लोगों ने कर लिया, 10 11 लोग ही थे। जी। चले ठीक है। आगे चलते हैं। अब आई डोंट नो आज भी गारंटी खत्म होती है कि नहीं होती, इसको जरा थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं। अगर नहीं भी होती कोई इशू नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छी तरह समझ के कर लें, ये बेहतर है बनिस्बत ये कि हम बहुत जल्दी में चीज़ों को जल्दी जल्दी करें। ठीक है, हमने 3/3/3/2 कर लिया। अब हम आगे चलते हैं अगले उस पर, 3/3/3 पे, कि it is permissible for a personal guarantee contract to be designated in a separate contract। ये वही बात है, अगर आपको याद हो तो इसमें इजाजत दी गई है कि जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो उस डेट के एग्रीमेंट की जेल में हो, या इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड टुगेदर विथ और बिफोर और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये कह रहा है कि गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उस जो डेट जिस कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट हो रहा है, फर्ज करें कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये डेट क्रिएट हो रहा है, तो ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये उसी कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लॉज हो सकती है, या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, या एट द टाइम ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट भी आप अलग से पर्सनल गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं। इस पे कोई कैद नहीं। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, याद है किसी को क्या बैकग्राउंड है इसका? एग्जैक्टली तो याद नहीं रहा किस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। इसमें सोचिए बेसिकली जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अलाउड है, यस। क्योंकि राइट। ये मतलब डिक्री नहीं होता। राइट। एक्चुअली इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट्स करने से मना किया जाता है, लेकिन सफाकतानी उसमें तो फी एक सफाकत। कॉन्ट्रैक्ट के एक सेल के अंदर दूसरा सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये तो एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये यही बात कर रहे हैं कि आप गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के जिम्न में भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं। सफाकतानी फी सफाका यहाँ पर फिट नहीं आएगा। यानी कि वो वाला जो मसला है वो यहाँ पर आएगा नहीं गारंटी में, क्योंकि गारंटी तो उसी कॉन्ट्रैक्ट का तकाजा है। आप सेल कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें हमने मिसाल ली थी नूर और शबी की। तो नूर ने शबी को जो चीज़ बेची है, तो बेसिकली अब शबी जो है वो इनकी वो हो गई, मतलब उसके ऊपर डेट क्रिएट हो गया। तो इसका तकाजा ये है कि सिक्योर बनाने के लिए नूर इनसे गारंटोर का तबादला, गारंटी का वो मुतालबा करे। तो चूंकि ये उस कॉन्ट्रैक्ट का तकाजा है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं। और फिर आपको पता है कि गारंटी वैसे भी हमारे यहाँ नॉन कंपनसेटरी है। इस्लामिक बैंकिंग में गारंटीज नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये बात की जाती है। आप में से किसी का अगर खुला है तो प्लीज बंद कर दें ये माइक। थैंक्स। सर शुक्रिया। कुछ उकूद असली होते हैं, कुछ उकूद। जी असद भाई, आप कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था कि कुछ उकूद असली होते हैं, कुछ उकूद ज़िमनी होते हैं। गारंटी ज़िमनी उकूद में से लिहाजा को जो है ना असली के साथ जमा किया जा सकता है। सबकता नफी बिल्कुल बिल्कुल। सबका इसकी लाजमी है। बहुत अच्छी बात की आपने असद भाई। आपने जिसको कहते हैं ना कि मेरे जज्बात को आपने अल्फाज का जामा पहनाया। जो मैं कहना चाह रहा था थैंक ना यू सर। कि ये चूंकि उस असल डेट वाले एग्रीमेंट का, वो समझ ले कि उसका एक इक्तजा है, उसके मुक्तजा है जिसको कहते हैं ना, अकद यही है कि ये गारंटी लिया जाए, तो इसके जिम्न में ये बात आ जाए। तो बिल्कुल आपने सही कहा। अगला क्लॉज देखते हैं। इफ एन इंस्टीट्यूशन मैनेजेस ट्रांजेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मुदारबा और मुशारका और इन्वेस्टमेंट एजेंसी, इट इज नॉट परमिटेड फॉर इट to guarantee the fluctuations of currency exchange rates so that the investors will recover the investment shares irrespective of the behavior of the currency market। यहाँ क्या बात हो रही है कि अगर आप मुजारिबा करें या मुशारका करें या आप तो वकालतुल इस्तिस्मार करें, इन्वेस्टमेंट एजेंसी करें, इट इज नॉट परमिटेड फॉर इट टू गारंटी द फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज। अब आप यहाँ पर बात हो रही है उन मुदारबा मुशारका की जो कि फॉरेन करेंसी में हो रही है। हमारे पास फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं ना,
हमारे पास भी है, इस्लामिक बैंक्स में भी फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं। वो फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स अगर सेविंग में हो या उनकी टीडीआर हो तो फिर यकीनन वो मुदारिबा में होते हैं। तो ये बात कह रहा है ओके। कि ये इसकी इजाजत नहीं है कि अब करेंसी एक्सचेंज रेट, जाहिर है उसका एक्सचेंज रेट रोजाना के हिसाब से चेंज होगा। या तो ये कि मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा, या तो ये कि आपकी जो पूल पूल है जिसमें आपने ये लगाया हुआ है, उसमें सब के सब उस फॉरेन करेंसी के ही हैं। यानी कि लाइबिलिटी साइड यानी डिपॉजिट भी आपका अगर डॉलर में है तो आपका एसेट भी डॉलर में है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप फर्ज करें कि आपके आपका जो डिपॉजिट है वो डॉलर में है, लेकिन उस पूल से आगे इन्वेस्टमेंट जो की गई है, एसेट जो खरीद खरीदे गए हैं, या आगे इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो पीकेआर में या कोई और करेंसी में, तो यहाँ पर करेंसी रेट का, एक्सचेंज रेट का एतबार होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो करेंसी रेट है ना ये फ्लक्चुएट करेंगे, तो आपके लिए ये मना है कि आप उस करेंसी एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन को गारंटी करें। आप ये कहें कि आज तुमने जिस रेट पे दिया है ना वही रेट लागू होगा, उसके ऊपर जो फ्लक्चुएशन या जो कमी बेशी होती है वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, ये बात क्लियर है थोड़ी सी, मतलब टेक्निकल बात हो जाएगी, नहीं, ये लेकिन मुझे आई तो होप आपको समझ समझ नहीं, में आ किसके ऊपर आप कह रहे थे कि फ्लक्चुएशन आप फिक्स करेंगे? रहा। फर्ज करें कि आपने मुदारबा में फॉरेन करेंसी उठाई। फर्ज करें आप मुदारिब में आपको रब्बुल माल ने यूरो में पैसे दिए। तो आप यूरो में पैसे दिए, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो तो पीकेआर में है। बात समझ में आ रही है अदनान भाई? जी समझ आप रहा हूँ, जो जी बिल्कुल। कर रहे हैं वो तो पीकेआर में कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि चूंकि आपने मुझे यूरो में दिया है, तो आप यूरो का जो वो रेट है वो तो रोज उतार चढ़ाव होगा उसका। अब आपको जी मैं ये कहूँ कि अदनान भाई, आपने जो जितने मुझे डॉलर जिस रेट पे दिए थे ना, मैं उसी रेट पर आपको वापस करूंगा। ठीक। इट मीन्स कि मैं जो फ्लक्चुएशन है वो गारंटी कर रहा हूँ। तो ये ये तो फ्लक्चुएशन को गलत हो गया ना। गारंटी करने की इजाजत नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जी यही पॉइंट है कि आपने जी मुझे अगर दिए हैं फॉरेन करेंसी में, तो मैं आपको कहूँ कि जो फ्लक्चुएशन उतार चढ़ा होगा ना आपकी इन्वेस्टमेंट पर, तो वो मैं उसको गारंटी करता हूँ। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे दे दें। तो ये फिर जायज नहीं है। इट इज नॉट परमिटेड फॉर इट to guarantee the fluctuations of currency exchange rates so that the investor will recover their investment shares irrespective of the behavior of the currency market। वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Such a ठीक है। guarantee is prohibited because it is tantamount to the mudarib or partner or investment agent guaranteeing the capital of other partner or investor, which is prohibited by Sharia। इसका रैशनल समझ में आ रहा है कि इसका रैशनल ये है कि शरीयत आपको मना करती है रब्बुल माल, मुदारिब रब्बुल माल को उसके प्रिंसिपल की गारंटी करने से मना करती है। जी, ये इस एक कंडीशन शरीक में दूसरे शरीक को फ्लक्चुएशन का मतलब भी गारंटी वही नहीं होगा ना कि आप फ्लक्चुएशन में उसका आपने प्रिंसिपल ही गारंटी कर दी ना टेक्निकली। करती। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। आपने फ्लक्चुएशन गारंटी किया इसका मतलब आपने उसका प्रिंसिपल गारंटी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एक्सचेंज रेट है वो बजाते खुद एक रिस्क है, जो रिस्क है वो बेयर करना चाहिए उसको, मुदारिब को, उस रब्बुल माल को बेयर करना चाहिए। तो जी ये उस रिस्क टेकिंग के भी खिलाफ है। अगर आप इसकी शरिया की नेचर देखें तो शरीयत तो ये कहती है कि या तो आप खुद अपने पैसों पर मेहनत करें, या अगर आप किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं तो आप उस पर रिस्क उठाएं। शरीयत ने जी इसी बिल्कुल। बेसिस पर आपको प्रॉफिट लेने की इजाजत दी है। वरना अदरवाइज इसमें और रिबा में क्या फर्क रह जाएगा? इसमें और बिल्कुल ऐसे रिबा ही में है। फर्क ही है कि रिबा जो है वो कर्ज पर होता है और कर्ज गारंटीड होता है, और गारंटीड होता है। मुदारिब में गारंटीड आपका नहीं है प्रिंसिपल। तो जी हाँ बिल्कुल। इसकी इजाजत ही आपको इस बेसिस पे दी गई है कि आप रिस्क उठाएंगे। अब आपकी मैंने करेंसी कोई फ्लक्चुएशन की गारंटी आपको दे दी, तो फिर तो जी ये हाँ तो वही लॉ, जो शरिया लॉ है उसको मैं वायलेट कर रहा हूँ। शरिया लॉ ये बिल्कुल। कहती है कि मैं गारंटी नहीं कर सकता आपके प्रिंसिपल को। सही है, ये बात क्लियर है सबको? सर तो बैंक भी तो हर कोई जो स्टेप लेता है वो अपने आप को सिक्योर करके ही करता है। वो तो रिस्क टेकर है ही नहीं, वो हर पॉइंट पे अपने आप को हर 100% सिक्योर करके आगे चलता है। खुरम भाई, इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ चीजों में रिस्क तो लेना पड़ेगा। वो रिस्क लेना पड़ेगा जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक्स नहीं लेते। वरना अदरवाइज फिर फायदा कोई नहीं है ना कि आप इस पे शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग का दावा फिर आप नहीं कर सकते। हम ये इंश्योर करने के लिए बैठे हैं, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है। हमारा काम ही है कि हम ओवरऑल इस्लामिक बैंकिंग के तमाम ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं और उसको मतलब रिव्यू कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो शरिया
कंप्लाइंस के अगेंस्ट जारी शरिया रूल्स को कोई ब्रीच कर रहा हो, तो वहां पर हम इंटरवीन करते हैं। हम इस तरह की पॉलिसीज ही अलाउ नहीं करते कि जहां पर शरिया प्रिंसिपल वायलेट होता है। टेक्निकली ठीक है, तो अगले स्पॉट रेट पॉइंट पे पे। काम हो रहा है सर। यहाँ पे तो टेक्निकली जब बैंक कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह की ट्रेड कर रहा होता है या मुजारबत कर रहा होता है, तो वो तो स्पॉट रेट पे कर रहा होता है। इस्लामिक बैंक की एग्जैक्टली बात कर रहा एग्जैक्टली, बिल्कुल। आज हूँ, ही वो किसी इत्तेफाक से फ्यूचर मेरी रेट पे। अपने पूल मैनेजर से डिस्कशन हो रही थी। जी हमारा जो पूल मैनेजर, उससे डिस्कशन ये इसी बेस पे हो रही थी कि या तो आप पीके, ये जो डॉलर या FCY आप लेते हैं डिपॉजिट, उनके लिए अलग से पूल्स तो बने होते हैं, लेकिन फिर जी। एसेट भी आप वही ले आए उसी, ताकि आपको ये उसका उस पर जाए ही ना आप। फिर वो या फिर ये करेंसी कि का अगर मसला ही ना आपको रहे, PKR, कन्वर्जन का मसला ही ना हो। हाँ, कन्वर्जन का मसला ही ना हो, लेकिन अगर आपके पास एसेट अवेलेबल नहीं, ऐसा होता है कि आपके जी पास होता एसेट होगा। अवेलेबल नहीं होते, फॉरेन करेंसी में इतने ज्यादा एसेट्स कहाँ अवेलेबल, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। मेरे भी एफी ख्याल ट्वेंटी के फाइव होता होगा। वगैरह फाइनेंसिंग वगैरह होती है बस, उसके अलावा तो नहीं होता नॉर्मली। तो आपको लामहला PKR शामिल करना पड़ता है, तो इस वजह से फिर आपको वहां पर कन्वर्जन की अहमियत आ जाती है। ठीक जी। है, चले आगे अच्छा, चलते हैं। इसमें एक एक पॉइंट और है, जब कन्वर्ट कर रहा होता तो फिर ये तो बैंक के ऊपर वो वही जो रेंज रख के पर डे के अंदर जो रेंज रखी जाती है, रेंज रख के कन्वर्ट करके फिर उस कन्वर्जन पे जाता होगा। स्पॉट रेट में भी तो पूरे डे में डिफरेंट रेट्स आते हैं ना जो कन्वर्जन के होते हैं, तो उसको एक ऑब्वियसली ये सारी एक चीजें तो ट्रेजरी मेंटेन कर रही होती है ना। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। ये सारी चीजें, लिमिट वगैरह, ये सारी चीजें देखना तो उनका काम। चलें आगे चलते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन स्टिपुलेट्स दैट द डेटर शेल प्रोवाइड अ गारंटोर एंड द डेटर फेल्स टू प्रोवाइड वन, द इंस्टीट्यूशन इज इंटाइटल्ड टू इनिशियल लीगल एक्शन टू फोर्स हिम। बहुत सिंपल कॉमन सी बात है। इंस्टीट्यूशन से मुराद यहाँ पर इस्लामिक बैंक है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है हमारे कि आप गारंटोर लेके आएंगे, और आप गारंटोर लेने से मतलब कासिर रहे, आप लेके ना आ पाए, तो इंस्टीट्यूशन के पास लीगल एक्शन का राइट है कि आपको फोर्स करे कि आप गारंटोर लेके आए, या फिर ये मेरे पास राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूँ, ये जो हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको मैं मनसूख कर दूँ, फसख कर दूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अम, ये टाइटल आ रहा है मॉर्गेज का। देखिए, मॉर्गेज पे एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड है हमारे पास, स्टैंडर्ड नंबर 39। लेकिन मॉर्गेज भी आपकी इस गारंटी में है, शामिल है। मैंने आपको एक चीज बार बार मैं वजाहत कर रहा हूँ कि यहाँ पे गारंटी से मुराद हर वो चीज है जो कि आपके लोन को सिक्योर बनाता है। तो ये जो रहन है, मॉर्गेज है, इसके लिए आपके यहाँ प्लेज भी होता है, हाइपोथिकेशन भी होता है, ये सारी इस रहन में आती है। टाइटल इन्होंने मॉर्गेज का दिया है, एक्चुअली रहन का एग्जैक्ट तर्जुमा मुश्किल है अंग्रेजी में। तो ये मुख्तलिफ ताबीरात राइज है, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपो। इनकी तफसीलात इंशाल्लाह जब इनसे रेलेवेंट स्टैंडर्ड आएगा तो हम तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस ये बात की गई है कि फाइनेंशियल एसेट्स को टाई अप किया जा सकता है, अगर मतलब डेट में किसी भी फाइनेंशियल एसेट को टाई किया जा सकता है, ताकि अगर वो पेमेंट ना करे तो आप वो उस एसेट से आप अपने उसको पूरा करें, अपने डेट को पूरा करें इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्लॉज नंबर 5 है, केसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब क्या हुआ कि वो जो सूरतें जो कि आपके सिक्योरिटीज यानी कि इन गारंटीज या जमानतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसकी वजाहत फिर ये आगे करते हैं 5/1 में। ब्रिंगिंग फॉरवर्ड फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए होगी, अब यहाँ से थोड़ा सा मामला तवज्जो तलब हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप किस्तों में ताखीर करें तो आपके, फर्ज करें कि आप पेमेंट नहीं करते, मैंने आपके साथ इजारा किया, आप मुझे 2-3 महीने तक पेमेंट नहीं करते, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही एक बात लिख देता हूँ, मुझे इस बात का खतरा है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो मैं एक बात लिखता हूँ कि अगर आपने 3 महीने की पेमेंट ना की तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अगली चंद किस्तें, और कीजिएगा, मैं अगली चंद किस्तें या फिर ये कि तमाम किस्तें मैं आपसे मांगने का राइट रख सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी दी इसको, फर्ज करें कि अदनान को इजारे पर दी। अब अदनान को मैं ये कहता हूँ कि देखो, तो आपने किस्तें इसकी लाजमी तौर पर हर महीने अदा करें, लेकिन अगर आप मुझे किसी महीने या 2-3 माह, मैं ये पहले से तय करूंगा कि कितने महीने के इंस्टॉलमेंट के बाद मेरे पास ये राइट होगा
मैं पहले से फर्ज करें मैं 3 महीने की बात लिख देता हूँ, तो 3 महीने का रेंटल जब आप अदा नहीं करेंगे तो मैं आपसे आने वाली किस्तें पहले मांग सकता हूँ। ठीक है, इसकी इजाजत ये स्टैंडर्ड दे रहा है। अब इसको पढ़ ये लेते उसी हैं कॉन्टेक्स्ट। जी ये उसी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है ना कि जो हम इससे पहले करे थे, अननोन गारंटीज वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो डिफॉल्ट है ये अननोन है। आप डिफॉल्ट ये करेंगे कि नहीं अननोन है, करेंगे, लेकिन ये उस डिफॉल्ट सेंस करेंगे में नहीं। अदनान भाई, ये गारंटी के सेंस में नहीं कह रहे हैं। ये गारंटी एज अ सिक्योरिटी फॉर माय, समझ ले, एसेट या फॉर माय, क्या कहें इसको, फाइनेंसिंग, से उसकी बात बेसिकली हो रही है। फाइनेंस, उसकी बात हो रही है। पेनलाइजेशन एज अ सिक्योरिटी कर रहे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी। कि आप अगर टाइम पे पे ना करें तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अगली किस्तें आपसे मांग सकता हूँ। ये बेसिकली आप गारंटी को, पर्सनल गारंटी को आप भूल जाएंगे, पर्सनल गारंटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही। ये जस्ट ये बात हो रही है कि मैं अपने जो मंथली रेंटल है उसको कैसे सिक्योर करूँ, तो उसका एक तरीका ये राइज है कि आप चाहें जी। तो डिफॉल्ट की सूरत में अगली वाली सारी किस्तें आप मांग सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, वजाहत हो जाएगी। इट इज परमिसिबल टू इंक्लूड अ टर्म इन अ डेट कॉन्ट्रैक्ट to the effect that if the debtor defaults on the payment of one or more installments, some or all of the future installments shall fall due immediately. ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा था कि अगर कोई डेटर डिफॉल्ट करे एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में, तो ये टर्म्स मैं अपने डेट कॉन्ट्रैक्ट में रख सकता हूँ कि अगर आप एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट अदा नहीं करते तो मैं आपसे फ्यूचर की आने वाली तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स पे कह दूं कि आप फौरी फौरी तौर पर अदा करेंगे, प्रोवाइडेड दैट, इसकी शर्त है कि द डिफॉल्ट वाज नॉट caused by unforeseeable intervening events or force majeure। कि ये जो आपने डिफॉल्ट किया है ये किसी फोर्स मेजोर की वजह से ना हो। फोर्स मेजोर समझते हैं, एक लीगल टर्म है। फोर्स जी, मेजोर क्या होता है, नागानी कोई ऑफ, डिफाइन करेगा? नागानी ऑफ्ते या कोई नागानी सडन हंगामी हालत, डिजास्टर, कोई लिक्विड हंगामी डिजास्टर, हालत। हंगामी हालत, सही सही, जो नवेला को उस शख्स डिजास्टर, के उससे नेचुरल खारिज डिजास्टर। हो। नेचुरल डिजास्टर, बिल्कुल, जलजला आ गया, या फर्ज करें सैलाब आ गया, या जंग छिड़ गई फर्ज करें, या टेररिस्ट अटैक हुआ, गाड़ी जो थी वो इस तरह की हो गई कि पेमेंट ना कर पाए, या खुद इवन जो बंदा है, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे अदनान भाई को, लेकिन फर्ज करें कि किसी हादसे में इनका हाथ अगर फॉर एग्जांपल ना रहे या कोई और इस डिसेबिलिटी हो जाए जिसकी वजह से वो टाइम पे पेमेंट ना कर पाए, तो वो इससे खारिज है। उस सूरत में मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता। फोर्स मेजोर में, या अनफोर्सीएबल इंटरवीनिंग इवेंट्स, अनफोर्सीएबल इंटरवीनिंग इवेंट्स का मतलब ये है कि वो इवेंट जो कि मैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों नहीं देख रहे थे, हम हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, हमने तो उसको जी। फोर्सी ही नहीं किया था और वो चीज हो गई, तो उस सूरत में मैं इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये एक्सरसाइज होगा विलफुल डिफॉल्ट में, या वो जिसको आप नॉर्मल टर्म में डिफॉल्ट कहते हैं, ये उसी केस में होगा। However, this term shall not be effective until the debtor has been served with a reminder notice and after a reasonable period of time has elapsed। ये देखिएगा, इसकी शर्त है, आप ऐसे इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर उसने किसी महीने पे नहीं किया तो आप नोटिस देंगे उसको, प्रॉपरली उसको रिमाइंडर भेजेंगे कि भाई आपके ऊपर ये ड्यू हुआ है। ठीक है, और अगर फिर भी पेमेंट नहीं करता, मतलब अब 2 महीने के आपने रखी है, 3 महीने की रखी है, तो हर महीने आपके नोटिस जाएं प्रॉपरली, और फिर एक रीजनेबल पीरियड इलैप्स हो जाए कि आप फर्ज जी। करें कि आपने ये लिखा था कि आप 30 दिन तक आप अदा नहीं करेंगे तो ये राइट मेरे पास होगा, तो ठीक है, रीजनेबल टाइम है 30 दिन, या 1 महीने के बजाय मैं 3 महीने का रख सकता हूँ, 6 महीने का रख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डाली जाए तो इसकी इजाजत है। समझ में आ रही है ये बात? ये टर्म आपको डालनी है, अगर आप नहीं डालेंगे तो इसकी इजाजत नहीं है आपको। ये सिर्फ फकत इस बात पर आपको इजाजत है कि आप इसको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाएं। जब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट पार्ट नहीं बनाया बनाते तो हैं फिर, अगर पार्ट नहीं फिर बनाया आपको ये तो राइट नहीं है, फिर आपको ये राइट राइट नहीं। नहीं है। जी। और नॉर्मली हमारे पास जो इजारा और डिमिनिशिंग मुशारका होता है, हम नॉर्मली ये चीज डालते नहीं। जी। ठीक है, हम डालते नहीं अभी तक। ये किस तरह की कोई चीज हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आई डोंट नो दूसरे बोर्ड्स का क्या है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, कभी मैंने बिजनेस की तरफ से भी कोई ख्वाहिश एक नहीं है। आध जगह पे हुआ है जहाँ पे एसेट जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया है, एसेट यूजेबल नहीं रहा, तो वहाँ पे रेंटल्स माफ किए गए, इस तरह के मामला हुए हैं।
नहीं, वो तो एक अलग बात होगी ना अदनान भाई, जहाँ पर आपके रेंटल आप दे नहीं पाए तो फ्यूचर तो आपने माफ कर, वहाँ पे शरिया रूलिंग ही ये है कि जहाँ पर आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, काबिल इंतफा नहीं रहा, उससे आप मनफियत नहीं ले सकते, तो फिर जी आप लेने के मजाज ही नहीं है रेंटल, वो तो आप तो लेंगे नहीं, अगर आपने ले लिया तो फिर वापस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलें, ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं, जी 5/2 पे चलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ अ सेल ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स इन केस ऑफ फेलियर टू पे, कि अगर आप पे ना कर पाए डेफर्ड पेमेंट टर्म्स में, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ मुराबा किया, बेमुअज्जल किया, आपने मुझे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करनी थी, आपने कोई पेमेंट अदा नहीं की, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं आपका आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। द सेलर इज एंटाइटल्ड in a contract of sale on a deferred payment basis to stipulate that if the buyer fails to pay the price within a certain period of time, the seller is entitled to revoke the contract and repossess the sold asset without recourse to the courts. ये भी अगेन ये शर्त आप तभी कर सकते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखेंगे, अदरवाइज आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है सबको? जी क्लियर है। जी जी क्लियर है। जी सर। अगले उस पे चलते हैं, क्लॉज 6 पे। यहाँ देखें सम कंटेम्परेरी एप्लीकेशंस, यानी कि इस वक्त जो राइज बैंकों में कुछ जदीद सूरतें हैं सिक्योरिटीज की, गारंटीज की, उनकी बात कर रहा है। तो इसमें देखें सबसे पहला है लेटर ऑफ गारंटी। लेटर ऑफ गारंटी वही उसकी वही गारंटीज है जो बैंक इशू करते हैं, बैंक गारंटी की बात हो रही है। ठीक है, 6/1 में बैंक गारंटी, लेटर ऑफ गारंटी की बात हो रही है। तो पर्सनल गारंटी ये पीछे बता चुके हैं, तो सम हाउ ये उसी के साथ लिंक करता है। ठीक है, पर्सनल गारंटी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये लेटर ऑफ गारंटी बैंक गारंटी की बात कर रहा है। इसमें देखें पहला क्लॉज है, इट इज नॉट परमिसिबल टू टेक रेम्यूनरेशन फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ गारंटी, यानी कि आप गारंटी इशू करने का कोई चार्जेस ले नहीं सकते, कोई कमीशन नहीं ले सकते, इसकी इजाजत नहीं है, नहीं है। वेदर इट इज विद कवर और विदाउट कवर। विद कवर या विदाउट कवर से क्या मतलब है? ये समझिए यहाँ पे। विद कवर का मतलब है कि आपने मार्जिन लिया। ओके। ठीक है, कवर, विद कवर और विदाउट कवर, या तो मतलब मार्जिन ही मुराद होती है, अगर आप जब कहते हैं ना एलजी विद मार्जिन ही कवर, मुराद तो होगी इसका जी। मतलब अच्छा ठीक है। मार्जिन ही मुराद है। सही है। ठीक है, तो सही है। ये कंफ्यूज नहीं होना, विद कवर से मतलब मार्जिन है, अगर एग्जाम में कहीं पर आ जाए तो समझ जाइए। इफ द रेम्यूनरेशन मतलब इज आप। इंटेंडेड एज, जी, जी जी सही है, जी बोलिए। इफ द रेम्यूनरेशन इज इंटेंडेड एज कंसिडरेशन फॉर द गारंटी पर से, पर से मतलब इटसेल्फ, यानी कि ये जो रेम्यूनरेशन है, ये जो गारंटी की कंसिडरेशन है बजाते खुद, since the amount guaranteed and the duration of the guarantee are usually taken into consideration, जब आप गारंटी के चार्जेस आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो उमूमन ये होता है कि आप अमाउंट को मद्देनजर रख रहे होते हैं और पीरियड ऑफ गारंटी को मद्देनजर रख रहे होते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि मेरी ये गारंटी कितने अरसे के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और अमाउंट पर डिपेंड कर रही होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप इसको अमाउंट के साथ नथी करते हैं या फिर इसको टाइम के साथ इसको लिंक करते हैं, तो ये फिर रिबा जैसी सूरत हाल बन जाती है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर तो नहीं लिखा रिबा की सूरत हाल बनती है, लेकिन इन्होंने आगे उस पर जो लेकिन ऊपर लिख शरिया दिया है कि परमिसिबल नहीं है, ये तो ऊपर कंसिडरेशन, लिख। लेकिन ऊपर लिख दिया कि परमिसिबल नहीं है, अगर आप उसको परमिसिबल नहीं है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, टाइम के लेकिन इसकी साथ या बेसिकली वजह अमाउंट ये है, खत्म। या इसका अव्वल तो आप कोई चार्जेस ले ही नहीं सकते, लेकिन वो आगे बात कर रहे हैं, कुछ इस्तिस्नात हैं इसकी, कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह की रेमुनरेशन रखना कि जो उसकी अमाउंट पर डिपेंड करता हो, ड्यूरेशन पर डिपेंड करता हो, तो इसकी परमिसिबिलिटी नहीं, इसकी इजाजत नहीं। ठीक है, अगले उस पे आते हैं। मेरे ख्याल से बस कुछ ही टाइम रह गया है, उसके बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा, जितना हो सके वो हो गया, अदरवाइज फिर हम आगे देखेंगे। आई होप कि किसी हद तक हो जाएगा। अगले उस पे चलते हैं, आस्किंग एन एप्लीकेंट फॉर अ लेटर ऑफ गारंटी टू बेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंकर्ड इन इशूइंग अ लेटर ऑफ गारंटी आइदर टाइप, किसी भी टाइप की गारंटी हो, अगर उसमें एप्लीकेंट को कहा जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे वो तुम अदा करोगे, तो फिर इसकी इजाजत है। ठीक है, कमीशन और चार्जेस लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आपको गारंटी इशू करने में जो कुछ आपके इंतजामी अखराजात आ रहे हैं, तो इसकी इजाजत दी गई है, provided the remuneration for such expenses do not exceed the commission that other would charge for such services।
यानी कन्वेंशनल अगर कमीशन जो लेता है उससे ज्यादा ना बनता हो। आप नाम दे रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का, लेकिन आप एक्चुअली वही चार्ज कर रहे हैं जो कि कन्वेंशनल चार्ज कर रहे हैं, तो फिर तो ये तो बस आपने नाम की हेरा फेरी की, अदरवाइज कोई डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है। तो ये शर्त लगा रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते के वो जो एक्सपेंसेस आप ले रहे हो वो नॉर्मल कमीशन से, जो कि आपके यहाँ नॉर्मली लिया जाता है, दूसरे कन्वेंशनल बैंक्स लेते हैं, उससे ज्यादा ना हो। वेयर फुल और पार्शियल कवर इज प्रोवाइडेड। कवर से मुराद मैंने कहा मार्जिन है। मार्जिन का मतलब ये होता है जो, अगर बैंकिंग का जिनका कमजोर बैकग्राउंड है या इतना ज्यादा नहीं है, उनको मैं बताऊं कि गारंटी जब इशू करता है ना बैंक, तो बैंक कस्टमर से बाज़ दफा मार्जिन मांगता है कि ठीक है मैं तुम्हें 10 लाख का 10 लाख की गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पास या तो 10 लाख पूरे के पूरे रखवाओ तो मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, या आधा तुम रखवाओ 5 लाख तो मैं 10 लाख की गारंटी दूंगा। तो ये उसकी बात हो रही है। कवर का मतलब है वो मार्जिन। तो ये कह रहा है कि जहां फुल या पार्शियल मार्जिन रखा गया है, तो आपको इस बात की इजाजत है, इट इज परमिसिबल इन एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ गारंटी टू टेक इनटू अकाउंट एनीथिंग दैट विल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन प्रोवाइडिंग अ कवर फॉर द ट्रांजेक्शन। तो आप उसको मद्देनजर रखेंगे, उस कवर को जो आपको दिया गया है, उस मार्जिन को जो दिया गया उसको मद्देनजर रखते हुए आपको इजाजत दी गई है कि आप उसकी रोशनी में आप अपनी गारंटी का जो एक्चुअल वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वो आप चार्ज कर सकते हैं। यानी उसको मलहूज खातिर रख सकते हैं। फर्ज करें कि अगर उसने 10 लाख की एलजी थी, उसने 5 लाख आपको मार्जिन बतौर मार्जिन दिए, तो आप उसमें मतलब इल्तिजाम ये कर सकते हैं कि जो रिमेनिंग 5 लाख हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप उसका तायुन कर सकते हैं। इसकी इजाजत आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड में दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज नॉट परमिटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन टू इशू अ लेटर ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ एन एप्लीकेंट हु विल यूज इट टू अक्वायर एंड। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आप गारंटी उन अफराद को नहीं दे सकते जो कि आगे चलकर सूदी कर्जों में या नॉन कंप्लाइंट ट्रांजेक्शन्स में वो इन्वॉल्व हों। यानी कि फर्ज करें कि एक शख्स दूसरे शख्स के साथ मतलब सूद का मामला कर रहा है, उससे 1 लाख तलब कर रहा है ताकि उसको 1,20,000 करके 3 महीने के बाद अदा करे, और मैं गारंटी दूं उसको क्रेडिटर को कि ये 1,20,000 आपको अदा करेगा, इवन 1 लाख भी अदा करेगा, अगर मैं ये भी गारंटी दूं तो फिर इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं मुआवनत कर रहा हूँ उस हराम का। बतावनु अलल बिर्रि व तकवा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान की आयत है कि एक दूसरे के साथ नेकी के कामों में ताउन करो, एक दूसरे के साथ गुनाह के कामों में ताउन ना करो। तो ये ताउन अलल इस्म की वजह से इसकी इजाजत नहीं दी गई। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट से मुराद एलसीज हैं। चूंकि एलसी पर अलग से स्टैंडर्ड है जिसको ये नीचे ये रेफर कर रहा है, स्टैंडर्ड नंबर 14 और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसको प्लीज शबी और नूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिन जिन स्टैंडर्ड्स का ये हवाला दे रहे हैं ना उनको नोट कर लें, वो हम प्रायोरिटी पर उनको पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, उसकी बात की जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है कि आप एलसीज देते हैं, ये भी बस एक जमानत ही होती है बेसिकली। एक इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से माल मंगवाता है, आपके मुल्क में पाकिस्तान में बैठा हुआ इम्पोर्टर है, चाइना से माल मंगवाता है, तो बेसिकली जो चाइना में बैठा है उसको ट्रस्ट नहीं है इस पर, तो वो इससे एलसी मांगता है, बैंक एलसी दे रहा होता है। तो एक तरह से एलसी बजाते खुद एक गारंटी होती है जो कि बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है उस एक्सपोर्टर को कि ये टाइम पर आपको पे किया जाएगा। तो ये बस यही बात कर रहे हैं, मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा नहीं, ये यही बात कर रहे हैं कि इसकी इजाजत है, और वही बातें जो हम पीछे करते आ रहे हैं। मजीद ये कि जब इसका हम स्टैंडर्ड नंबर 14 डिटेल में पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पर, तो हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं 6/3। चेक्स की बात कर रहे हैं, चेक्स और प्रॉमिसरी नोट की। 10 मिनट रह गए हैं, ये कंक्लूड हो जाएगा, मतलब जो टाइम रह गया हमारे पास जूम है वो 9 मिनट सम सेकंड्स का आ रहा है। इंशाल्लाह बस उसको कवर करते हैं जितना हो सकता है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चेक्स उमूमन ये होता है कि आपने फर्ज करें कर्जा लिया, हम वही मिसाल ले लेते हैं, नूर और शबी की मिसाल ले लेते हैं कि नूर ने शबी को बेचा, तो शबी ने पेमेंट करनी है। तो शबी की पेमेंट को सिक्योर करने के लिए नूर ये कह सकती है कि ठीक है तुम मुझे चेक लिख के दे दो फ्यूचर की डेट का, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये चेक जाकर डिपॉजिट कर दूंगा। ठीक है, तो वो शबी जो है इनको चेक लिख के देती है, 1 महीने के बाद पेमेंट ड्यू थी तो 1 महीने के बाद का चेक बना के दे देती है। अब ये सिक्योर इसलिए है
कि अगर आप का डेट, आपका चेक बाउंस हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक जुर्म है। तो नॉर्मली लोग डरते हैं कि ये कहीं चेक ऐसा ना हो कि प्रेजेंट कर दे और ये बाउंस हो जाए, तो बाउंस हो जाएगा तो मुझे तो मतलब मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। आपको पता है ये जब चेक बाउंस होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस तो आपके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो इसलिए ये मार्केट का नॉर्म होता है कि आप जब किसी के साथ मामला करते हैं तो उससे चेक मांगते हैं कि आप हमें चेक दे दें। अगर उस ड्यू डेट पर पेमेंट ना कर पाई शबी, तो फिर ये नूर इसको अपने अकाउंट में जब डिपॉजिट करेंगे और वहां से ड्यू टू एन, या तो वो चेक एक्सेप्ट हो जाएगा, उनके अकाउंट में इतने पैसे हैं तो ठीक है, नूर को अपने पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर बाउंस हो गए ड्यू टू एनी रीजन, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा और ये इसके अपने सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। तो ये वही बात कर रहा है। और प्रोमिसरी नोट वो भी एक नोट होता है बेसिकली, स्टैम्प पेपर पे होता है नॉर्मली लीगली हमारे यहाँ। एक प्रॉमिस होता है कि फर्ज करें कि नूर ने शब्बी से कहा कि आप हम मुझे प्रोमिसरी नोट लिख के देते हैं, तो प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है कि वक्त आने पर मैं आपको या आपके मुतालिबे पर मेरे ऊपर जो वाजिबुल अदा है मैं आपको अदा करूंगी। तो ये प्रोमिसरी नोट होता है, उसी की बात की गई है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यही बातें लिखी हुई है कि इसमें ये राइट है कि आपको चेक जो है वो आप ले सकते हैं बतौर सिक्योरिटी, और प्रोमिसरी नोट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस मैं एक नज़र देख लूं कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मिस हो गई हो। वो ये कह रहे हैं कि अगर पेमेंट कर देना डेटर, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो चेक और प्रोमिसरी नोट रिटर्न कर दे। ये भी नॉर्मल कॉमन सी बात है। अगर डिफॉल्ट करता है तो फिर वो रिकवरी, मतलब उस चेक्स को या उस प्रोमिसरी नोट की बेसिस पर वो रिकवरी की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये इन्होंने एक पॉइंट इजाफी लिखा है कि ये शबी ये बात नूर को कह सकती है कि ठीक है आप ये एक्सरसाइज कर लें, ठीक है मैं आपको चेक लिख के देती हूँ, लेकिन फिर ये कि वो आप उतने ही, या प्रोमिसरी नोट लिख के देती हूँ लेकिन फिर आप उतने ही काटेंगे जितना मेरे ऊपर ड्यू था, उससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। प्रोमिसरी नोट उमूमन ज्यादा अमाउंट की साइन करवाई जाती है एहतियात के तौर पे, एक उसके तौर पे, एक प्रिकॉशन के तौर पे। तो ये कह सकती है शबी या कोई पार्टी जो कि ये चेक या प्रोमिसरी नोट दे रहा है कि आप उतना ही, या चेक फर्ज करें कि उस पर अमाउंट नहीं लिखी हुई, ये भी हो सकता है बतौर सिक्योरिटी। ऐसा चेक भी मांगा जा सकता है जिसपे अमाउंट बिल्कुल ब्लैंक चेक हो, ताकि सिक्योर है, साइन करके वो ब्लैंक चेक भी दे सकता है। तो ये मतलब उसको ये राइट है कि वो अंडरटेकिंग ले इंस्टीट्यूशन से कि आप सिर्फ उतना ही करेंगे जितना कि ड्यू आपके ऊपर डेट होगा, ड्यू डेट जितना ड्यू डेट होगा उतना आप ले सकते हैं। अच्छा, आगे बात की जा रही है डाउटफुल और बैड डेट्स के इंश्योरेंस की। तो डाउटफुल डेट वो डेट होते हैं जिनका पता नहीं होता कि ये पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी। अब यही मिसाल ले लेते हैं, हमारे सामने माशाल्लाह शबी और नूर की मिसाल इस्टेब्लिश हो गई है। तो नूर को थोड़ा सा डाउट है शबी पेमेंट करे ना करे, तो ये डाउटफुल डेट कहलाता है। लेकिन अगर शबी पेमेंट ना करे टाइम पर, तो बिल्कुल इन्होंने बहुत ज्यादा उनको किया किया, ये पेमेंट ही नहीं कर रही, तो अब इन्होंने अपने पास इसको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली ये अकाउंटिंग एंट्री होती है, और बैड डेट का मतलब ये होता है कि अब जो नूर है वो बिल्कुल मायूस हो गए कि ये पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसकी इजाजत है कि डाउटफुल डेट या बैड डेट्स की आप इंश्योरेंस करवाएं, इस्लामिक इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करेंगे तो इस्लामिक टर्म में आप तकाफुल या इस्लामिक इंश्योरेंस ही करवाएं। ठीक है, इसकी इजाजत नहीं होगी कि आप इसको कन्वेंशनल इंश्योरेंस से करवाएं, बहुत कॉमन सी बात है। आगे चलते हैं 6/5, ये काफी इंपॉर्टेंट। आगे मैं देखूं कितना रह गया है, तो सही अच्छा खासा, बस ठीक है हम जितना कर सकते हैं उतना कर लेंगे। 6/6 की नहीं, 6/5, ये बात हो रही है फ्रीजिंग कैश डिपॉजिट। देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये जो स्टैंडर्ड है ये बेसिकली बात करता है उन चीज़ों की जो कि आपके डेट को सिक्योर करते हैं। तो उसमें से एक तरीका आपके पास ये हो सकता है कि आप कस्टमर का जो अकाउंट है, हम बैंक के पर्सपेक्टिव में बात करें ना, कंटेम्प्रेरी जदीद सूरतों की बात करें, तो बैंक ये करे कि कस्टमर का अकाउंट फ्रीज कर दे, उसके अकाउंट को ब्लॉक लगा दे। ये उमूमन बैंकों में होता है, बहुत कॉमनली होता है। तो ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर पेमेंट ऑफ डेट ऑन अ सिंगल पेमेंट और एन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू स्टिपुलेट दैट इट इज इंटाइटल्ड टू फ्रीज द कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यानी कि उसको इंस्टीट्यूशन को ये राइट है कि वो
अपने टर्म्स कंडीशन में ये स्टिपुलेट करे कि वो कस्टमर का अकाउंट फ्रीज कर सकता है, और टू रिवोक हिज राइट टू विड्रॉ, या तो फ्रीज करे अकाउंट को कि बिल्कुल अकाउंट ही फ्रीज हो गया। फ्रीज होने से क्या मतलब है कि अकाउंट में अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते, फ्रीज हो गया बिल्कुल। तो बैंक को ये राइट है कि कस्टमर का अकाउंट टोटली फ्रीज करे बशर्ते कि आपने एग्रीमेंट में स्टिपुलेट किया हो। या ये कि और टू रिवोक हिज राइट टू विड्रॉ मनी, यानी कि वो पैसा डाल तो सकता है लेकिन इससे विड्रॉल नहीं कर सकता। डेबिट ब्लॉक लगा देते हैं, जिसको हम अपनी बैंकिंग में अमूमन कहते हैं डेबिट ब्लॉक लगा दिया। कस्टमर डेबिट नहीं कर सकता इस अकाउंट को, इससे विड्रॉ नहीं कर सकता फ्रॉम सच एन अकाउंट इंटायरली, और टू ब्लॉक एन अमाउंट इन द अकाउंट इक्विवेलेंट टू दैट। या तो ये कर सकते हैं, तीसरी सूरत ये हो सकती है कि उतनी अमाउंट जितने का डेट है उतनी अमाउंट उसके अकाउंट में क्या कर ले, ब्लॉक लगा दे। आपके पास सिस्टम में ब्लॉक लगाने का ऑप्शन होता है, आप ब्लॉक भी लगा सकते हैं कि इतनी अकाउंट जो है वो इतनी अमाउंट ब्लॉक लग रहेगी, इतनी अमाउंट वो निकाल नहीं सकता, इसके ऊपर इसके अलावा वो निकाल सकता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें करने का बैंक के पास राइट होता है बशर्ते कि अपने एग्रीमेंट्स में लिखे। और हम लोग अपने अकाउंट ओपनिंग में लिखते हैं, बैंक्स लिखते हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो बैंक की एक आप अकाउंट ओपनिंग के टर्म्स कंडीशन पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उसमें ये चीज पहले से ही बैंक ने लिखी होती है। ठीक है, आगे ये बात कर रहे हैं, नेवरदलेस द कस्टमर रिमेन्स इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट ऑन द होल बैलेंस। देखें, अब बात यही है ना कि कस्टमर का अगर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है तो उस पर प्रॉफिट लेने का वो बहरहाल मजाज है। एक बात प्लीज नोट कीजिएगा, 6/5/1 में बात की जा रही है सेविंग अकाउंट की। ठीक है, ये बात हो रही है सेविंग अकाउंट की, क्योंकि आप देखें ना, इट इज एंटाइटल्ड टू फ्रीज द कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से मुराद सेविंग अकाउंट है, या तो वो मुदारबा की बेस पे होगा, या मुशारका की बेस पे होगा, या फिर वो एजेंसी की बेस पे होगा। तीन सूरतें हो सकती हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली मुदारबा की बेस पे होता है। इंटरेस्टिंगली वो यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड्स हमें अलाउ करते हैं, सेविंग पर तो आप ये डेबिट ब्लॉक लगा सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं, अकाउंट को ब्लॉक लगा सकते हैं, लेकिन करंट को नहीं लगा सकते। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, इसको आप जहन में बिठा लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सवाल आ सकता है इस तरह का कमोबेश के करंट अकाउंट पर आपके पास ब्लॉक करने की इजाजत नहीं है। इसकी इल्लत पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले ये बात जहन में बिठा लें कि करंट अकाउंट हो तो आपके पास अकाउंट को ब्लॉक करने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर सेविंग अकाउंट है तो आपके पास ब्लॉक करने की इजाजत है। ठीक है, अब ये इसको पढ़ते हैं जो इन्होंने करंट अकाउंट का भेजा है, लिखा है कि इन अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इट इज नॉट परमिटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन टू स्टिपुलेट अ राइट टू फ्रीज द कस्टमर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को फ्रीज करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, however a stipulation of this kind is allowed where the customer has freely, willingly and absolutely agreed to his current account to be frozen। क्या आप इस तरह की कोई चीज स्टिपुलेट एग्रीमेंट में नहीं कर सकते कि आपका करंट अकाउंट फ्रीज होगा? हाँ, लेकिन कस्टमर अपनी खुद विलिंगली, फ्रीली, एब्सोल्युटली अगर आपको राइट दे तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, वैसे तो ये बड़ा मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव है, अच्छा, ये बड़ा आसान है इसमें बैंक सर के लिए एक इसको। मेरा एक इसमें कंसर्न है कि इस जगह पे तो ये अलाउ कर देखो, देता है। हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया, तो अगर अच्छा इसको चले, मैं कंप्लीट करूँ ना तो अगले आप हाँ, क्वेश्चन आप अपना ग्रुप पे पूछ लें, जो कल इंशाल्लाह बैठेंगे ना हम इसको ओके कवर ओके कर ओके, लेंगे। जस्ट मैं एक पॉइंट बता दूं यहाँ पर कि ये इसकी वजह ये है कि करंट अकाउंट की बेसिस है कर्ज। तो कर्ज पर किसी भी किस्म का बेनिफिट देना, देखिए कर्ज अकाउंट को मैं फ्रीज कर लूं तो ये कहीं ना कहीं रिबा या शुबह रिबा में आता है। इस सेंस में